ऐसा नहीं वैसा बोला था. Once again, I am repeating. Let it come in record. Let it come in records. For all the students, the Viva will be for biological classification. लेकिन the students who are extremely new, and if their biological classification is not done, then they should go for plant kingdom. ओके तो उनका सिर्फ प्लांट किंगडम का होगा, बाकी सबका किसका होगा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. Okay, recorded. Yes, I am happy that this sentence has gone on record. Yay, thank you. Shall we start? Yes, sir. एनिलिडा का क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं. बहुत टाइम पास हो गया, बहुत मस्ती मस्ती हो गई. बोलो. Sir, we are ready. You are ready? Yes, sir. I also. इधर बहुत सारे रेडास भी है. Yes, sir. Ready. हाँ, रेडी और रेडा. ओके चलो, ऑल आर रेडी. भाया विल कंटिन्यू. नहीं डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है. हाँ बोलो कुछ तो बोलो. हाँ सर, आता बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वर वायवा होणार, मग बाकीच्या लेसन्स वर पण होईल का नंतर? मग होईल की र. यस सर. वॉइस मैं थोड़ी देर के बाद वीडियो चालू करता हूँ. सर हम एक जगह, ये तुम लोग इतना बड़ा बड़ा मैसेज क्यों डालते हो रे? छोटा छोटा क्वेश्चन पूछने का, छोटा छोटा क्वेश्चन का छोटा छोटा आंसर होने का. सर हम एक जगह बहुत देर बैठे हैं, एक ही पोजीशन में बहुत देर बैठे हैं, तो हमारे लेग अनकॉन्शियस नहीं होता है, खुशी नमनेस आता है. तो दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ कॉम्प्रेशन ऑफ द नर्व्स इन दैट रीजन. तो आपका जो नी के एग्जैक्टली पीछे जो सर्कुलेशन कम होता है. हाँ, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन तो कम होता ही है, नर्व का भी कंप्रेशन होता है, तो उसकी वजह से नमनेस आता है. ओके हाँ चलो गुड. सर गणपति का हॉलीडे है क्या? वो तो उसी दिन पता चलेगा श्रावणी, गणपति का हॉलीडे है कि नहीं है. पर सर वाइवा ले रहे हैं. वाइवा इसके लिए ले रहे हैं ताकि आप लोग पढ़ाई करें. साहिल, हम लोग आपको देख नहीं सकते हैं, आप सिर्फ हमको देख सकते हो, लेकिन हम आपको नहीं देख सकते. तो एटलीस्ट पढ़ाई कैसे चल रही है, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो, वो पता तो होना चाहिए. उसके लिए वाइवा. सर औरंगाबाद के न्यू बैच के स्टूडेंट्स का कौन सा टॉपिक होगा? सफायर ग्रुप. तो आपका प्लांट किंगडम हो चुका है क्या? सफायर ग्रुप. ईशानी वेरी गुड. तो आपका प्लांट किंगडम पे होगा. सिंसियर रहो. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से प्लांट किंगडम इजी है करके प्लांट किंगडम पढ़ लिया तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चंस मैं देने वाला हूँ. ओके एंड आई एम 100% श्योर कि आपके क्वेश्चंस आसान नहीं रहेंगे. ओके सर. हाँ, कितना खुशी से बोल रही है. किसने बताया, किसने बोला ये ओके सर? ऋतुजा. चलो लेट्स स्टार्ट. ये कुछ एग्जांपल्स है. नेरिस इज वन एग्जांपल ऑफ एनिलिड्स. सर ये लेक्चर सबके लिए है क्या? मुंबई और सबके लिए है ये लेक्चर? सिर्फ फ्राइडे का लेक्चर औरंगाबाद और वुडब्रिज के लिए होता है, बाकी सारे लेक्चर्स मेरे सबके लिए होते हैं. ओके एग्जांपल इज नेरिस. नेरिस के बाद आता है फेरिटिमा पोस्टुमा, आल्सो नोन एज द अर्थवर्म, इंडियन अर्थवर्म. अच्छा इसका एंटीरियर दोनों रीजन देखोगे ना, सो इफ यू ऑब्जर्व बोथ द रीजन्स, राइट, both ends rather, why I'm saying region, both the ends, you will find कि ये एक end है, ये दूसरा end है. पता कैसे चलेगा कि किधर माउथ है किधर एनस है ना? पता ही नहीं चलेगा ना कि माउथ किधर है और एनस किधर है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे. करेक्ट. हाँ, बोथ दे लुक एग्जैक्टली आइडेंटिकल. सिमिलर छोड़ो, आइडेंटिकल है, उसको पूछते हैं. हाँ पूछ श्रावणी तू, पागल. कौन से लैंग्वेज में पूछेगी? अर्थवर्म की लैंग्वेज क्या है? हाँ, सो द क्राइटेरिया इज, कैन यू सी अ रीजन हियर? ये दिख रहा है आपको? यस सर. हाँ, दिस इज नोन एज क्लाइटेलम. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? क्लाइटेलम. एंड रिमेंबर क्लाइटेलम इज क्लोज टू द माउथ. सो ऐसे आइडेंटिफाई होता है कि माउथ किधर है और एनस किधर है. तो अगर आप देखोगे तो ये डिस्टेंस एकदम कम है और ये वाला जो डिस्टेंस है ये काफी बड़ा है. करेक्ट? इज इट क्लियर?
सो क्लाइटेलर रीजन और द क्लाइटेलम इज क्लोज टू द माउथ। तो इसमें से अपने को पता चलेगा कि अर्थवर्म का माउथ किधर है और एनस किधर है। समझा? Yes, sir. Very good. गौरव ने बराबर बताया था, it has collar near head and that collar is called as the clitellum. Okay. Sir, why is the color composition like this? Near mouth it is dark. हाँ, वो वैसे ही रहता है because ये रहता है क्यूटिकुलर रीजन है। तो ये ऊपर वाला जो रीजन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ठीक है, because it has all the important structures present in this upper region including this clitellum. और clitellar region देखोगे ना तो it is unsegmented, हाँ, इसमें सेगमेंट्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। आप अगर देखोगे तो थोड़ा प्लेन दिख रहा है, सेगमेंट्स नहीं दिख रहे। सेगमेंट्स होते हैं लेकिन वो वैनिश हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टीरियर साइड से कुछ इंपॉर्टेंट ओपनिंग्स होते हैं हर एक सेगमेंट में। इधर 2 ओपनिंग रहेंगे, ऐसे 2 ओपनिंग आएंगे, ऐसे 2 ओपनिंग आएंगे। सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, So, right? sir, And there then are no segments in clitellum, then there will be no nerve cells, or will they be present? नो देयर विल बी नर्व सेल ना। सेगमेंट नहीं होते ऐसा नहीं है, सेगमेंट्स होते हैं लेकिन वो क्लाइटेलम एकदम प्लेन हो जाता है ना, तो दिखता नहीं है सेगमेंट्स, जैसे बाकी के सेगमेंट्स दिख रहे हैं आपको। Okay, sir. हाँ। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज हिरुडिनेरिया, दैट इज लीच। तो ये वाला तो लीच तो पता ही चलता है ना, लीच का माउथ बड़ा होता है और टेल एकदम छोटा होता है, तो दैट इज सिंपल टू आइडेंटिफाई, ठीक है। सो दिस इज अनदर एग्जांपल, लीच। हिरुडिनेरिया, दैट इज द नेम गिवन हियर, ओके। चलो क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा, और इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिलिडा वी हैव फ्यू क्लासेस। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ अथर्व, व्हाई शुड आई वेट? अथर्व, लास्ट स्लाइड, हाँ ये ले भाई, लास्ट स्लाइड। डन। चलो क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आता है ना, दैट इज नोन एज आर्की एनिलिडा। अभी नाम से ही पता चलता है, व्हेन आई से आर्की एनिलिडा, इधर ई है, सॉरी, मतलब क्या? वेरी गुड, एंशिएंट और प्रिमिटिव, फैंटास्टिक, लवली। सो दे आर नथिंग बट द प्रिमिटिव annelids, correct? So they are all called as the primitive annelids. तो इनका जो डेवलपमेंट होता है ना, वो पूरी तरह से नहीं होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हियर इज दैट द क्लाइटेलम इज एब्सेंट। लंकेश सर 1 मिनट, हाँ, यस, लंकेश सर को मैं दे रहा हूं पैनलिस्ट का ऑप्शन। लंकेश सर जाएंगे पैनल में। लंकेश सर थोड़ा सा एक मुझे ये बोलना था कि मॉर्निंग के बैच में, मॉर्निंग के टाइम में और इवनिंग के टाइम में हमेशा अराउंड 20-25 स्टूडेंट्स का डिफरेंस रहता है। सो वी रियली नीड टू फाइंड आउट कि ऐसा क्यों हो रहा है। सुबह के बैच में जनरली वी हैव 80s अराउंड, यानी 80-90 के आसपास स्टूडेंट्स होते हैं, और यहाँ पे एकदम 20 से कम हो जाते हैं। सो जस्ट फाइंड आउट द रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा सा देख लेना प्लीज। ओके, हाँ, क्या पूछ रहे थे तुम लोग? या थैंक यू सर। क्या पूछ रहे थे आप लोग? सर हाउ टू आइडेंटिफाई इट्स माउथ इफ क्लाइटेलम इज एब्सेंट। हाँ, तो यहाँ पे क्लाइटेलम इज एब्सेंट इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स एंड देयर माउथ इज स्लाइटली राउंडेड, ठीक है। उनका माउथ रहता है ना, वो थोड़ा सा राउंडेड रहता है, एंड दैट इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि वेयर द माउथ इज। ओके, समझ में आ रहा है? और इनका जो डेवलपमेंट होता है ना, the development of these particular organisms is indirect, और इनका जो लार्वा होता है, the larva of this particular organism is known as Loven's larva, L-O-V-E-N-S, Loven's larva. That is the name of the larva in Archaeannelida. Okay, so this is your first class. Second class is known as Polychaeta. ठीक है,
इट इज कॉल्ड एज पॉलीकीटा. पॉलीचाइटा ऐसा बोलने का नहीं, च नहीं, वो क है. सो इट इज पॉलीकीटा, दैट इज द नेम. Now this is considered as the biggest class in this entire phylum. सबसे ज्यादा organisms इसी में आते हैं. Okay, तो क्योंकि इसके भी सब क्लासेस है बाद में चल के, right? And most of these animals are marine in nature. Again, it does not show the clitellum, so there is no clitellum. Fine. तो ये एक important characteristic है. Sexes of course are going to be separate, usually separate होते हैं, but sexual dimorphism is not seen. करेक्ट. सो जैसे हर्माफ्रोडाइट होता है ना, तो वैसा ही हर्माफ्रोडाइट नहीं होता है, तो यूनिसेक्सुअल. दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलीकीटा. ठीक है. एंड अदर देन दैट फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू बी एक्सटर्नल इन देम. इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है. सेगमेंटेड बॉडी है, ठीक है, एक्सटर्नली एंड इंटरनली बोथ. सो मेटामेरिक सेगमेंटेशन टिपिकल जो बाकी के जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं ना वो सारे इसमें आएंगे. ठीक है. अच्छा, asexual budding is also seen in some of the organisms. Okay, in some organisms we will find that there is asexual budding. Rare है लेकिन मिलता है. That is in case of Polychaeta. और Polychaeta के फिर सब क्लासेस है. जैसे फॉर एग्जाम्पल I will write with the different ink so that it will be easy for you to identify. इधर ध्यान दो, हाँ, बाद में मैसेजेस डालना. Polychaeta का जो सब क्लास आता है ना, वो सब क्लास में सबसे पहला जो आता है ना, दैट इज नोन एज एरांशिया. एरांटिया नहीं बोलने का, इट इज नोन एज एरांशिया. फाइन. जिसमें एग्जांपल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी नेरिस. सो दिस इज वन क्लास, सब क्लास. देन वी हैव अनदर क्लास व्हिच इज देयर कॉल्ड एज another class which is there. This is known as sedentaria. ठीक है, it is called as sedentaria. Sedentary habitat वाले typical ऐसा वो sedentaria करके एक आता है. So burrows और tubes में, tube feet में, ऐसे burrows में रहने वाले ये animals होते हैं. ठीक है. So that is how they are generally described. Okay. अभी इसमें ना एकदम ऐसे typical examples नहीं है, but you can write the example as Serpula. This is an example of this. ठीक है. So Serpula you can write as an example of the sedentaria, right? लेकिन Nereis is important जो हम लोगों ने देखा था. So that is Nereis. ठीक है. So this is how we see these particular classes. हो गया लिख के? No sir. लिखो लिखो. Archaeanelida is both, huh, Sahil? Unisexual or hermaphrodite? It is either uni or hermaphrodite. दोनों भी फॉर्म मिलते हैं इनमें. ठीक है. डन. Done, sir. डन सर. लिखो लिखो फटाफट. नो नो नहीं बोलने का, जल्दी जल्दी लिखने का भाई. अपने को टाइम नहीं है अपने पास. ओके, आगे बढ़ते क्या? Okay, चलिए. डन. चलो गुड. No, sir. नेक्स्ट ये हो गया हमारा. दो क्लासेस हो गए. थर्ड क्लास विच वी हैव, दैट इज नोन एज ओलिगोकीटा. ठीक है. The third class which we have, it's called as Oligochaeta. Now there is no well-defined head or any parapodia और ऐसे कोई defined structures नहीं होते हैं. ठीक है. Most of the characters are same as what we have seen. Monoecious होता है, मतलब कैसा रहेगा? Unisexual. ठीक है. The organism is going to be, unisexual नहीं है, bisexual, hermaphrodite. ठीक है. So the organism is going to be bisexual or hermaphrodite. Then development is direct. Very important. Development. Yeah. Development here is going to be direct. भक्ति पूछ रहे सर आपको हेरा फेरी पसंद है क्या? वो मेरे को ना वो बाबूराव आपने को अच्छा लगता है. चलो ठीक है, देखते हैं. राइट.
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स विल रिमेन ऑलमोस्ट द सेम, ज्यादा फर्क नहीं आता है, ठीक है। सीटे भी रहते हैं इनको, ठीक है। दे विल हैव क्लाइटेलम आल्सो, प्रेजेंस ऑफ क्लाइटेलम विल आल्सो बी देयर। तो ये सब टिपिकल कैरेक्टर्स रहेंगे इनमें, ठीक है। तो ऐसा ये हमारा एक आता है ओलिगोकीटा। अभी इसमें लिम्ब्रिक्यूलस, लम्ब्रिक्यूलस इज एन एग्जांपल, यू कैन राइट डाउन हियर। इसके बहुत सारे ऑर्डर्स और सब क्लासेस भी है। लम्ब्रिक्यूलस, ठीक है, एल है ये, एल, LUMBRICULUS, दैट इज अनदर एग्जांपल। ओके, सो दैट इज ओलिगोकीटा। अच्छा, ओलिगोकीटा में वी हैव वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, right? And that example is going to be the one which we have already seen, that is Ferritima. Ferritima posthuma, typical earthworm. Okay, so that is how it is seen. Then we have the last class here, that is known as Hirudinia. अभी नाम से ही पता चलता है ना, वेरी गुड, फैंटास्टिक, सानिका ने फट से बोल दिया, लीचेस, लवली। सो हिरुडिनिया, सो इसमें एक टिपिकल एग्जांपल आएगा लीचेस का। तो कैरेक्टर्स विल रिमेन द सेम, उसमें कोई फर्क नहीं, जो सारे कैरेक्टर्स हमने देखे वो वैसे ही रहेगा। ऑफ कोर्स क्लाइटेलर रीजन इसमें होता नहीं है, बट दे विल हैव अ सकिंग माउथ, और आई सकिंग माउथ से ज्यादा आई विल राइट हियर बेटर वर्ड विच कैन बी used here is it is known as suctorial mouth, ठीक है, suctorial mouth। तो माउथ रीजन का ये रहेगा, it is an ectoparasite, right? It's going to be an ectoparasite, so that is another important characteristics of this particular organism। तो एग्जांपल में लीच आएगा, हिरुडिनेरिया ऐसा बोलते हैं उसको। क्लाइटेलम इज नॉट फॉर्म्ड ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग, क्लाइटेलम इज देयर थ्रू आउट, और क्लाइटेलम ओलिगोकीटा का कैरेक्टर है, तो थ्रू आउट आपको मिलेगा वो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर सीजन में ही रहेगा, दैट इज नॉट द केस, इट इज फाउंड थ्रू आउट। इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, चलो हो गया, ये सब समझ में आया। ओनली लीच इज द एग्जांपल, बाकी के भी है, बट वी विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट। हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया, दैट इज द एग्जांपल। चलो, अभी ये हो गया हमारा एक टिपिकल फाइलम, दैट इज एनिलिडा। एनिलिडा के बाद आता है नेक्स्ट वन, एंड दैट नेक्स्ट वन इज नोन एज आर्थ्रोपोडा। Now, Arthropoda is considered and supposed to be the largest phylum. सबसे बड़ा फाइलम हमारे बॉडी में, हमारे फाइलम क्लासिफिकेशन में, किंगडम क्लासिफिकेशन में इज द आर्थ्रोपोडा, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। बिकॉज दुनिया भर के सारे कीड़े मकोड़े इसमें है, ओके। जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, सब कुछ देखोगे तो दिस ऑल बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा, right? So that you just have to remember. So that is how it is considered as the largest phylum available in the animal kingdom. नाम से पता चलता है, आर्थ्रोस का मतलब आता है जॉइंट, पोडा का मतलब आता है लेग्स और अपेंडेजेस। सो द एनिमल ऑर्गेनिज्म हैविंग जॉइंटेड अपेंडेजेस comes under this, ठीक है। It shows the मेटामेरिक सेगमेंटेशन, तो यहाँ पे मेटामेरिज्म भी आपको मिलेगा। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी है जिसमें दे आर नॉट मेटामेरिकली सेगमेंटेड ऑल्सो, जैसे कॉकरोच। कॉकरोच का एग्जांपल लेते हैं तो कॉकरोच इज नॉट मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे इनका, जब क्लास पढ़ेंगे ना तो उस टाइम पे और डिटेल में आएगा। They will show jointed appendages, all the legs will have the joints, so naturally they will be this is an important feature of these organisms। यानी अभी तक लोकोमोशन के लिए ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना नहीं था, but here you can see that the distinct structure getting developed in the form of jointed appendages, so that develops here in these particular organisms। They are all free living except for baruncles। baruncles free living नहीं होते, colonial form में रहते हैं, otherwise almost all the organisms are free living in nature। free living का मतलब क्या आता है? free living मतलब the one which survives on its own, ये baruncles है। तो baruncles साथ में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, they won't be seen as free living type of organisms। okay, independent, खुद का काम खुद करने वाले, खुद जिंदा रहने वाले।
Now, parasitic forms are always called as a sanguivorous. ये तो हम लोगों ने अभी ऑलरेडी पढ़ लिया. Sanguivorous का मतलब blood sucking, the one which survives on the blood. So that is called as sanguivorous. क्या हुआ? Last slide. Last slide. ये लो last slide. हो गया? Yes, sir. Okay. So parasitic forms are going to be sanguivorous. Just for example, mosquito, because mosquito is also a type of insect, so it will also belong to arthropoda. So that is another example we have. These organisms are considered as omnipresent. Omnipresent का मतलब क्या आता है? They can be seen everywhere. यानी अर्थ के ऊपर ऐसा कोई जगह नहीं, ऐसा कोई प्लेस नहीं जहां पे आपको arthropods नहीं मिलेगा. Some or the other form of insects will always be seen in that particular region. ठीक है? So it is found in the water, जैसे lobsters है. It is found in the air, जैसे for example butterfly है. It is found on the land, जैसे for example this one, जैसे this is क्या है ये? Spider. Spider. ठीक है? So it is basically the spider. Yeah, wolf spider. बराबर. ठीक है? They will show bilateral symmetry. So body is equally divisible into two halves. So they will always show bilateral symmetry. The organism is going to be triploblastic. Triploblastic मतलब क्या? The one which is made up of all the three germ layers. So ectoderm, endoderm and mesoderm. तीनों germ layers से ये बनेगा. So that is known as triploblastic. ठीक है? So these are the basic characteristics of the arthropods. हम लोगों को details भी पढ़ने हैं इसके. मैं बहुत बेसिक कैरेक्टर्स बोल रहा हूँ. देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल द डिटेल्स. पूरे डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे. नाउ द ऑर्गेनिज्म इज सिलोमेट. ट्रू सिलोम रहता है. एंड द सिलोम हियर इज सैंग्विवोरस का मतलब आता है ब्लड सकिंग बेटा. क्रैब एंड लॉबस्टर इज आर्थ्रोपोड्स एंड नॉट इकिनोडर्माटा. इकिनोडर्माटा का मतलब आता है स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स. क्रैब और क्या बताया तूने? क्रैब एंड लॉबस्टर, उसको कहाँ स्पाइनी स्किन होता है? चलो ठीक है, हो गया. Sir, बोलो. snail also arthropods, ना? नो, मोलस्क. स्नेल को Okay. किधर है जॉइंटेड अपेंडेजेस बेटा? स्नेल Yes, sir. को जॉइंटेड लेग्स होते हैं क्या? No. नो, तो दैट इज नॉट आर्थ्रोपोड ना, दैट इज मोलस्क. हार्ड शेल्ड एनिमल, सॉफ्ट बॉडी एंड हार्ड शेल्ड एनिमल्स आर ऑल मोलस्क, ऐसा बोलते हैं हम लोग उसको. ठीक है, चलो ये हो गया लिख के आपका. नेक्स्ट, Bye. द ऑर्गेनिजम्स आर सिलोमेट. मस्कीटो इज ऑल्सो आर्थ्रोपोड. अथर्व, मस्कीटो इज ऑल्सो आर्थ्रोपोड. सेंटीपेड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, मस्कीटो इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ आर्थ्रोपोड. क्यों? क्योंकि मस्कीटो इज सैंग्विवोरस है ना. इट इज बेसिकली अ सैंग्विवोरस टाइप ऑफ एनिमल. सेंटीपेड्स आएगा इसमें, जो मेरे ख्याल से कुछ सब फाइलम्स में आता है. हाँ, मैंडीबिलाटा करके उसका सब फाइलम है, उसके अंदर ये सेंटीपेड्स वगैरह सब आएंगे. बताता हूं मैं आप लोगों को. ठीक है. नाउ द कैविटी हियर, द कैविटी ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज हीमोसिल. हीमो का मतलब ब्लड लाइक फ्लूइड, सील का मतलब कैविटी. So it is filled with the blood-like fluid, and that blood-like fluid is known as the hemolymph. ठीक है. So they do not have blood, but they will have a blood-like fluid, and that blood-like fluid is known as the hemolymph. So दो important terminologies अभी है. The cavity of these organisms is known as hemosil, and the fluid which is present in the hemosil is known as hemolymph. इसको hemolymph क्यों बोलने का? Because it does not have RBCs. ठीक है. Since it does not have RBCs, so naturally इनका ब्लड कैसा रहेगा? इनका ब्लड रहता है व्हाइटिश कलर का, not reddish but whitish in color. So that is why it is known as hemolymph. इसको हम लोग ब्लड नहीं बोलेंगे. Okay, they will show exoskeleton. Endoskeleton is absent. Exoskeleton रहेगा which is going to be chitinous, chitin का बना हुआ. Yes, hemolymph will have similar function as the our blood, लेकिन hemolymph will not be responsible for exchange of gases, transport of gases rather, क्योंकि gases are directly transport through the respiratory tracheae. ठीक है, ट्रेकिए नाम का स्ट्रक्चर आता है, वहां से डायरेक्ट टिश्यूज को जाता है, टिश्यूज से वापस आता है बॉडी से बाहर.
पढ़ते हम लोग, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आएगा इसमें. ओके. सर हाँ. तुम्ही मागे एकदा एक्झाम्पल दिलं होतं कॉकरोचचं, त्याच्यात हो. तुम्ही सांगितलं होतं की एक्झोस्केलेटन मेड अप ऑफ कायटिनियस आणि CaCO3. बरोबर. एक्झाम्पल क्रॅब दिलं होतं, मग इथं CaCO3 पण लिहावं लागेल का? नाही नाही, इथे फक्त कायटिनस लिहायचं. CaCO3 इज अदर एग्जाम्पल्स ना, दूसरे एग्जाम्पल्स में आता है. अभी यहाँ पे जनरली आर्थ्रोपोड्स यानी इंसेक्ट्स का जो रहता है दैट इज बेसिकली काइटिनस. Yes, ओके, डोंट राइट CaCO3, ओनली काइटिन. yes sir. Okay, so we have this nice and beautiful photograph of such a cute animal, that is cockroach. So you can see कि बाहर पूरा exoskeleton है, which is chitinous. Yes, book gills or book lungs are present. Correct, Sneha. मस्कीटो को रेड ब्लड क्यों होगा आदित्य? अच्छा, मस्कीटो जब हमारा ब्लड सक करता है किधर जाएगा आदित्य? In the stomachs. हाँ, और हमारा ब्लड स्टमक में होता है क्या? No, sir. सो दैट इज द डिफरेंस. ठीक है. Yes, arthropods will have a brain-like structure, so we will study that. और कॉकरोच भी अपने को पढ़ना ही है. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में वैसे भी आप लोग पढ़ने वाले हो, हम लोग पढ़ेंगे वो. ठीक है, हो गया लिख के. Shall we move ahead? Now, they will show an important condition known as molting or also called as ecdysis. Ecdysis मतलब क्या? Periodical shedding of the exoskeleton. As you can see here, Scorpio है. अब ये एकदम well developed Scorpio, लेकिन इसने ना अपना skin shed off कर दिया. Can you see the skin here? ये नीचे उसका skin है जो उसने पूरा निकाल दिया है, और उसके बाद नया लेयर उनके बॉडी के ऊपर आना चालू हो जाएगा. So that is that condition is known as ecdysis or also called as the molting. कॉकरोच का भी ऐसे ही रहता है. कॉकरोच इज ऑल्सो नोन टू शेड ऑफ देयर स्किन. इट इज बेसिकली टू मेक श्योर दैट देयर प्रोटीन लेयर, यानी उनका जो काइटिनस लेयर है ना, इट शुड रिमेन इंटैक्ट. तो उसके लिए नया लेयर बनाने के लिए दे आर नोन टू रिप्लेस दिस. वो रिप्लेस होते रहता है लाइक स्नेक्स. करेक्ट. ठीक है. तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, शेडिंग ऑफ द एक्सोस्केलेटन. वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फाउंड इन दी phylum Arthropoda. It will take few days. Shravani, it takes a few days, 2-3 दिन या 4 दिन में पूरा exoskeleton वापस बन जाता है उनका. Okay, now the entire body will show the divisions. सेगमेंटेशन तो नहीं बोल सकते, सेगमेंटेड बॉडी भी होता है. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है इसमें जिसमें सेगमेंटेड बॉडी है, बट देयर इज प्रॉपर डिवीजन ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर व्हिच इज सेम. तो सबसे पहला आता है दैट इज हेड रीजन. तो एनिमल को हेड भी रहेगा. दूसरा आता है थोरैक्स मतलब चेस्ट रीजन, और तीसरा आता है दैट इज एब्डोमेन. ओके, सो 3 डिस्टिंक्ट बॉडी डिविजन. कौन कौन सा? हेड, उसके बाद थोरैक्स, उसके बाद एब्डोमेन. तो ऐसे ये 3 बेसिक डिस्टिंक्ट डिविजन्स रहेंगे. सो एज यू कैन सी हियर, दिस एनिमल हैज द हेड, then this animal has the thorax, and then this animal has the abdomen. ओके, तो यहाँ पे कॉकरोच का एकदम टिपिकल एग्जांपल लिया गया है टू अंडरस्टैंड हाउ द हेड इज. ओके, सो हेड प्लस थोरैक्स ये दोनों मिलकर एक स्ट्रक्चर बनता है, या फिर एक कॉमन नेम दिया गया है दैट इज नोन एज सिफेलोथोरैक्स. ठीक है, क्योंकि नेक लाइक रीजन इज एब्सेंट हियर ना. जैसे यहाँ पे लॉबस्टर है, तो ये लॉबस्टर को नेक लाइक रीजन इज एब्सेंट, सो हेड एंड थोरैक्स इज जॉइंटेड, सो इट इज नोन एज सिफेलोथोरैक्स. सिफेलॉन का मीनिंग आता है हेड, ब्रेन, या एनसेफेलॉन मतलब ब्रेन या फिर हेड, एंड थोरैक्स इज चेस्ट कैविटी, सो इट इज नोन एज सिफेलोथोरैक्स. ठीक है, cephalon is head and encephalon or encephalon is the brain. ओके, हो गया सबका लिख के ना? सर लास्ट स्लाइड. सर याच्या पण पहिले. अरे बापरे, ये वाला यस सर. हो गया. डन सर.
चलो ये लिख लो फटाफट, सिफेलोथोरैक्स। आई होप सब लोगों को समझ में आया। Done, sir. ओके, नेक्स्ट द फूड हैबिट। जैसे मैंने बताया कि उनका रहने का कैसा रहता है, तो इट इज ओमनी प्रेजेंट, वैसा फूड भी उनका क्या रहता है, दे कैन ईट एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, एंड बिकॉज दे ईट ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, सो डेट्रिटस रह सकता है, फ्लेश हो सकता है, या फिर डिजेनरेटेड सब्सटेंसेस हो सकते हैं, कोई भी अलग अलग टाइप का फूड हो सकता है। एंड बिकॉज दे आर नोन टू ईट ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, देयरफॉर वी कॉल दिस आल्सो एज ओमनीवोरस। ठीक है, सो इट इज आल्सो नोन एज ओमनीवोरस। बट मस्कीटो में अप्लाई होगा क्या? नहीं, तो मस्कीटो में सिर्फ एक ही टाइप का फूड उनको चाहिए, दैट इज ब्लड मील। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म में एक्सेप्शंस रहेंगे, या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स, डेट्रिटस मतलब, डेट्रिटस पता है क्या होता है? डेट्रिटस इज डेड टिश्यू। स्कैवेंजर्स होते हैं ना, डेट्रिटिवोरस बोलते हैं हम लोग उसको, स्कैवेंजर्स। ठीक है, and digestive system is of course going to be complete with tube within tube plan. Mouth is at one end, anus is at the another end. So that is a typical क्या horrible image, कितना मस्त है ये आदित्य, मस्त खा रहे हैं वो ब्रेड बटर, बेचारे उनको मिलता नहीं है खाने को। सर प्लीज डू नॉट पुट पिक्चर्स ऑफ रियल कॉकरोच। अभी ऑलरेडी है इसमें, रियल कॉकरोच के ही है, एनिमेटेड कॉकरोच क्या है, ऑगेन तो कॉकरोच चाहिए श्रद्धा तुझे। चलो, लोकोमोटरी ऑर्गन से ही ये फाइलम का नाम बना है ना, right? That is arthropoda. So these organisms are going to have the jointed appendages. ये देखो अभी ओरिजिनल नहीं है, so they are known to walk with their legs. तो अपने पैर के साथ ये चलते हैं, ठीक है, and these legs will have the jointed, इसके लिए उसको बोला गया है arthropoda. So what are the types of locomotion? तो सबसे पहला तो आता है crawling, तो ऐसा crawling रहेगा जैसे ant होता है, तो एंट का ऐसा क्राउलिंग चालू रहता है दीवार के ऊपर इधर उधर, सो दैट्स कॉल्ड एज, दैट इज वन टाइप ऑफ लोकोमोशन वी हैव। We have another type of a locomotion that is known as the creeping, जैसे दीवार के ऊपर चढ़ते हैं, सीलिंग पे चलते हैं, so that's called as the creeping. Then of course there will be no, yes, spiders होते हैं, there will be normal walking, ठीक है, तो ये वॉक भी कर सकते हैं इस तरीके से, so this is how it is seen, चलते हैं। And the last one is of course the flying, जैसे butterflies, ठीक है, so they are known to fly like this also. So depending upon the type of location they will have the structures, but usually all these organisms will show the jointed appendages, ठीक है, तो इनको proper jointed appendages आएगा, जैसे for example they are going to have a small region like this, ठीक है, उसके बाद एक ऐसा बड़ा सा एक structure आएगा like this which is a thigh region, फिर उसके बाद they will have another important structure like this, and then they are going to have another structure like this. So ऐसे इनके legs होते हैं, और इसके ऊपर ना बहुत सारे ऐसे bristles होते हैं, aureolum ऐसा बोलते हैं। With the help of these bristles they can walk on the wall or on the ceilings. So aureolum बोलते हैं उसको, ये वाला जो structure रहता है ना, this is for the grip purpose, aureolum. So they are also known as the sticky pads. Okay, so they are also called as the sticky pads. So this is the typical structure of the leg of arthropods. सर हाँ, एक्झाम्पल काय वॉकिंगचं? कशाचं? वॉकिंग कॉकरोच, कॉकरोच है, क्रैब्स है, yes, lobsters can swim also, true, लेकिन swim with the help of legs only, हाँ, उनके लिए swimming के लिए कुछ अलग structures नहीं होते उनको, ठीक है। So these are the few important characteristics of the arthropoda. Now let us try and understand the anatomical characters, मतलब internally क्या क्या features और characters होते हैं वो थोड़ा सा पढ़ते हैं। Digestive system is going to be complete. What is the difference between crawling and walking? Crawling मतलब रांगने, and walking is proper with the support of the legs. तो रांगने में क्या होता है ना, पूरा बॉडी का भी सपोर्ट आता है,
गौरव, जब क्रॉल करता है ना तो एनिमल के बॉडी का भी सपोर्ट उसको चाहिए रहता है। जैसे मगर होता है ना, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, तो वो भी ऐसे ही करता है ना, क्रॉलिंग टाइप ऑफ एनिमल है, सो वो अपने बॉडी का हेल्प लेता है। लेकिन वॉकिंग रहेगा तो इट इज ओनली विद द हेल्प ऑफ लेग्स। So they show complete digestive system, mouth at one end, anus at the other end. So a tube within tube body plan. So this is the mouth and this one is the anus. और देखो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी प्रॉपर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, या फिर लीवर जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन लीवर नहीं रहेगा, हेपेटिक सीके बोलते हैं उसको, तो वो वाले स्ट्रक्चर्स इसके अंदर रहेंगे। ओके, नाउ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? तो सबसे पहला आता है दैट इज फोरगट, मतलब फ्रंट रीजन। मिडल में जो आता है इट इज नोन एज द मिडगट, और सबसे पीछे जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइंड गट। तो ऐसे ये तीन इंपॉर्टेंट रीजन्स आएंगे, फोरगट, मिडगट एंड हाइंड गट। Gut is the primitive digestive alimentary canal, or you can just remember alimentary canal. तो पूरा alimentary canal इस तरीके से divided हो। ठीक है, समझ रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, चलो। Now as you can see here, foregut, midgut और hindgut ऐसे तीन regions है। So this is how it is seen. तो ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर आता है ना, this is called as the foregut. अभी foregut में जैसे for example it's going to have the mouth, it's going to have the pharynx, ठीक है, pharynx के बाद then it's going to have esophagus, esophagus के बाद ये जो बड़ा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, that is known as the crop. So this is your foregut. तो ये पूरा foregut हो गया। This one is the midgut, ये middle वाला है। तो middle वाले में क्या रहेगा, तो ये अगर आप देखोगे ना तो बड़ा सा रीजन है, उसके नीचे एक पर्पल छोटा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्रॉप इज फॉर दिस स्ट्रक्चर, ये जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दैट इज फॉर स्टोरेज ऑफ द फूड। ओके, लेकिन यहाँ पे नीचे देखोगे ना तो पर्पल कलर का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज गिजर्ड, which is for the grinding of the food like a stomach. और गिजर्ड के बाद आएगा स्टमक। ओके, गिजर्ड के बाद आता है स्टमक, और उसके बाद ये पीछे वाला जो रीजन होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज द हाइंड गट। तो हाइंड गट में क्या आएगा, हाइंड गट में आएगा इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद आएगा रेक्टम, और उसके बाद आएगा एनस। सो दैट इज द पार्ट ऑफ द हाइंड गट। समझ में आ रहा है? ठीक है। क्रॉप इज नॉट लाइक अ स्टमक, क्रॉप इज अ स्टोरेज ऑर्गन। स्टमक बहुत ज्यादा देर के लिए स्टोर नहीं करता है। गिजर्ड विल एक्ट एज अ ग्राइंडिंग ऑर्गन, क्योंकि स्टमक में होता है ना, हमारे बॉडी में अगर आप कंपेयर करोगे तो आवर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चर्निंग ऑफ द फूड प्लस केमिकल डाइजेशन, बट हियर देयर स्टमक विल नॉट डू द चर्निंग ऑफ द फूड, इट इज डन बाय द गिजर्ड, GIZZARD। स्टोमोडियम इज फोरगट। सर इंटेस्टाइन के बाद का क्या है, रिबम या रेक्टम, रेक्टम, RECTUM। ओके Gizzard is basically, beta खुशी, it's a pouch like structure which is known as the grinding organ. ग्राइंडिंग का काम करता है, ये फूड को ग्राइंड करने का काम करता है, दैट इज गिजर्ड। तो चर्निंग बेसिकली। Sir, so the tube that is coming Stomodium. from the crop is the midgut, क्या? सॉरी, That tube that is coming from the crop. नहीं नहीं नहीं, ये पूरा, ये सॉरी, यहां से लेके यहां तक ये पूरा, Okay, sir. और उसके पीछे ये वाला, ठीक है। अच्छा, प्रोक्टोडियम इज बेसिकली, सॉरी, स्टोमोडियम इज बेसिकली फोरगट, क्योंकि माउथ होता है ना उसमें, इसके लिए इसको नाम दिया स्टोमोडियम। ओके, नीचे रेक्टम रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोक्टोडियम। रेक्टम इज बेसिकली यूजफुल फॉर स्टोरेज ऑफ द वेस्ट मटेरियल, जैसे हमारे बॉडी में होता है। सो अनडाइजेस्टेड वेस्ट को स्टोर करने का काम करता है। सो स्टोरेज ऑफ वेस्ट इज डन बाय द रेक्टम। सेम है कॉकरोच का और हमारा बॉडी एकदम सेम है। सो वी आर जस्ट सिमिलर टू कॉकरोच।
कितना सीरियसली सुनते रहे तुम लोग कभी कभी। हो गया, समझ में आ रहा है। एंड मेसेंट्रॉन इज मिडगट, करेक्ट दीपिका। सो रुक एक मिनट। हाँ, सो यहाँ पे फोरगट के लिए यू कैन राइट एज स्टोमोडियम। ये मैं यहाँ पे देने वाला नहीं था, लेकिन अभी ये दीपिका डाल रही है करके मैं कर रहा हूँ। कॉकरोच अलग से पढ़ना है अपने को। मेसेंटेरॉन, और उसके बाद आएगा प्रोक्टोडियम। ठीक है, सो दीज आर ऑल द टिपिकल पार्ट्स। ये ठीक से लिखता हूं मैं। मेसेंट्रॉन मतलब मिडगट। ये पार्ट सबके लिए सेम होते हैं या ये सिर्फ कॉकरोच के लिए है? ये कॉकरोच के लिए है, एंड इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इट विल रिमेन द सेम। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो कॉमन है, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आएगा एज पर द एनिमल। ओके श्रावणी? यस, यू नीड टू राइट द पार्ट्स। महक, ये पूरा लिख लो, इसलिए तो मैं लिख रहा हूं ना। ड्रॉ करना है तो कर सकते हो, लेकिन ये इतना सा छोटा सा है, वो दिखेगा नहीं आपको। पार्ट्स लिख के रखो। लेकिन these are the parts of, ये पहला जो टेबल है इट्स अ पार्ट ऑफ द फोरगट। ये दूसरा वाला जो है वो मिडगट वाला पार्ट है, और ये तीसरा वाला जो है वो आपका ये वाला पार्ट वो आपका हाइंडगट का पार्ट है। हाँ करो, डाइजेस्टिव कैनाल निकालना है सिर्फ आपको, बस। हो गया तो बोलो यस। अपने को कॉकरोच ड्रॉ करना है, कॉकरोच के सारे सिस्टम्स ड्रॉ करने हैं। एंड डायग्राम इसमें नहीं आएगा, लेकिन डायग्राम सर कॉकरोच की स्टडी एनिमल टिश्यू में भी है ना? हाँ करेक्ट, वही तो मैं बोल रहा हूँ। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नाम है उसका। डाइसेट करेंगे गौरव, चांस मिला तो, व्हाई नॉट। कॉकरोच आप पकड़ के लाओ बड़ा वाला, डाइसेट करने का काम मेरा, नो प्रॉब्लम। फ्रॉक का डाइसेक्शन नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अथर्वा इज गोइंग टू डांस। ओके नेक्स्ट, द फर्स्ट पार्ट इज द हेड फोरगट, जिसमें आता है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज माउथ। और माउथ के भी अलग अलग पार्ट्स आते हैं। कौन कौन से? तो जैसे फॉर एग्जांपल द माउथ विल हैव द बाइटिंग टाइप। ठीक है, माउथ या तो बाइटिंग टाइप वाला होगा, या फिर माउथ विल बी ऑफ अ सकिंग टाइप, या फिर माउथ विल बी ऑफ द च्यूइंग टाइप। डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एनिमल। या तो वो बाइटिंग काटने वाला रहेगा, या तो ब्लड सक करने वाला रहेगा, या फिर चबाने वाला रहेगा। च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ। तो ऐसे ही माउथ पार्ट्स होते हैं अलग अलग, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ने अपने को माउथ में, क्योंकि वापस कॉकरोच में हम लोग पढ़ने वाले हैं। Sir, ओ कौन है? sir, so mosquitoes has both this biting type and sucking type mouth. यस यस। Okay. सर च्यूइंग और बाइटिंग, हाँ बाइटिंग में फर्क है ना। बाइटिंग इज लाइक किसी को स्टिंग है, तो वो स्टिंग इंसर्ट करके फिर उसमें से वो फूड को निकाल देगा। च्यूइंग इज लाइक खाना माउथ में लिया और उसको बचर 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 करके ऐसे खाया, सो दैट इज च्यूइंग टाइप। करेक्ट? हाँ, च्यूइंग इज लाइक चबाना, बाइटिंग इज लाइक काटना। So, हाँ, what is the example for the chewing type? च्यूइंग टाइप का एग्जांपल कॉकरोच। Okay. लिखो, अपना फेवरेट चल रहा है अभी तो, कॉकरोच। सर सकिंग टाइप से एग्जांपल? सकिंग टाइप मस्कीटो, बाइटिंग में भी मस्कीटो आ सकता है। दूसरा नहीं का? नहीं नहीं, दो लिखो, क्या फर्क पड़ता है। Sir, can we include honeybees in biting type? कर सकते हैं, हनी बीज हो सकता है, या फिर बाकी के भी बहुत सारे इंसेक्ट्स है, दे आर ऑल बाइटिंग टाइप। एंट ऑल्सो फॉर दैट मैटर। ठीक है, बाइटिंग टाइप में।
चलो नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज गोइंग टू बी ओपन टाइप. ओपन टाइप का मतलब क्या आता है? दे डू नॉट शो ब्लड वेसल्स. So blood vessels are absent and the blood like fluid is flowing through the cavities in the body known as the hemocoel. So there is presence of hemocoel and hemocoel contains the fluid. ठीक है, तो यहाँ पे hemocoel रहेगा and it will have the fluid and that fluid is known as the hemolymph. ठीक है, so the blood like fluid will flow through the sinuses or the lacunae. Okay. Now presence of hemocoel, presence of blood cells, लेकिन generally यहाँ पे blood cells usually they will have majorly WBCs. ठीक है, अरे ये क्या हो गया, एक मिनट. हाँ, अचानक ये ना आपका चैट बॉक्स है ना मेरे इधर पूरे स्क्रीन में कवर हो गया. ऐसा क्यों? हाँ, हो गया, एक मिनट. हाँ, क्या क्या पूछ रहे हैं भाई लोग? जस्ट ड्रैग इट. हाँ, वो पता नहीं मेरे पेन से क्लिक हो गया तो वो बड़ा हो गया. लैक्यूने साइनस इज नथिंग बट द कैविटी. साइनस, लैक्यूने is nothing but the cavity. That cavity is called as what? Hemocoel. उसके अंदर blood like fluid होता है, so उसको हम लोग बोलते हैं hemolymph. Okay, so it's called as a hemolymph, right? अभी थोड़ा ध्यान दो respiratory system पे. Now, अच्छा इसमें platelets भी होता है. हाँ, they will have WBCs plus platelets. But they do not have the RBCs. इसमें RBCs नहीं रहेगा, right? They will have only WBCs and platelets. Respiratory system is basically tracheal respiratory system. ठीक है, that is the commonest type of respiratory system which we have. But some organisms will show book lung, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था. मेरे ख्याल से स्पाइडर में होता है, बराबर है. So spider will have the book lung. Then there is a presence of book gills, which is another example. Book gills which are present in the book gills किधर रहता है? Scorpion. Crab में भी है ना कि scorpion में ही है book gills. Book lungs are present in the king crab, and this is in the scorpions. Correct. उसके बाद trachea. Now this is another important system which we have found in the insects. Insects में आपको मिलेगा trachea, and in some organisms we are going to have the spiracles. Okay, जैसे if I have to give you an example, trachea और spiracles similar होते हैं. जैसे for example ये body surface है कॉकरोच का. Okay, अब ये कॉकरोच को ना अपना खुद का एक सिस्टम है. सो यहाँ पे ना कॉकरोच के बॉडी के ऊपर सरफेस पे इस तरीके से ऐसे ओपनिंग आएंगे. ठीक है, 3 openings are present in the thoracic region and 3 openings are present in the abdominal region, right? So these openings which are present here, थोड़ा ध्यान दो इधर. These openings are known as spiracles. Okay, SPIRA ना रे, CLES. Yes, spiracles. अभी spiracles will open where? So the spiracles will open inside. How they will open inside? So they start developing a tube like this. So this tube is known as the tube here is called as the trachea. Okay, तो ये ट्यूब को हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया. तो ये ट्रैकिया बन गया ऐसा, right? Then this trachea will divide. तो ये ट्रैकिया डिवाइड होके इसके बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ट्यूब्स बनना चालू हो जाएंगे. All these small tubes are known as tracheoles, and these tracheoles are in direct contact with the tissues. तो जैसे मैंने बताया कुछ ओपनिंग्स थोरैसिक रीजन में, कुछ ओपनिंग्स एब्डोमिनल रीजन में. तो थोरैसिक ओपनिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेलेशन and abdominal openings are responsible for exhalation.
ऐसा है mechanism, and that is why they do not require pigment to carry gases, and that is why they don't have the RBCs, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है उसकी. Are you getting this? समझ में आ रहा है ना ट्रेकिया और स्पाइरिकल्स का कॉन्सेप्ट. तो ये जो ट्यूब आया ना इधर, दिस वन, दिस ट्यूब इज नोन एज ट्रेकिया. ठीक है, एंड दीज आर ऑल द ट्रेक्यूल्स. क्लियर? Yes, sir. गुड. सो ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट हियर इन दीज ऑर्गेनिजम्स इज ग्रीन ग्लैंड्स. जैसे ये ग्रीन ग्लैंड्स रहेंगे विच इज कंसिडर्ड एज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो आपको ये स्पाइडर स्कॉर्पियंस में मिलेगा. या फिर वी आर गोइंग टू हैव द माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स विच इज फाउंड इन द कॉकरोच. तो अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम कॉकरोच का देखते हो, ठीक है, सो ऐसे कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम चालू होता है. यहाँ पे ऐसा क्रॉप रहेगा बड़ा सा. ओके, क्रॉप के बाद इधर गिजर्ड रहेगा लाइक दिस. गिजर्ड के बाद फिर यहाँ पे रहेगा स्टमक लाइक दिस. stomach will continue then with the intestine like this, and then intestine develops into rectum. Rectum then opens outside as anus. ऐसा ये टिपिकल स्ट्रक्चर. थोड़ा एक मिनट. हाँ, पूजा मैडम शायद बैच में आई है. पूजा मैडम को हम लोग भेज देते हैं पैनलिस्ट में. वेट, पूजा मैडम चली गई है पैनलिस्ट में. गुड. हेलो, हाँ आ गए. ओके, तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है. ठीक है, जैसे आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था. किधर गया वो डायग्राम? ये देखो, कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? Yes, sir. हाँ, तो अगर वैसा ही डायग्राम अगर हम लोग पढ़ते हैं ना, सपोज मैंने वैसा ही डायग्राम यहाँ पे निकाला हुआ है, सेम डायग्राम. सो हियर यू विल फाइंड, यहाँ पे ना इधर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, दिस इज अ जॉइंट बिटवीन द फोरगट एंड मिडगट. ठीक है, तो वो जॉइंट पे आपको यहाँ पे ऐसे मिलेंगे. दीज आर नोन एज, दीज आर बेसिकली यू कैन से हिपैटिक टिब्यूल्स. ठीक है, हिपैटिक मतलब क्या? हिपैट का मीनिंग क्या आएगा? लीवर. लीवर, मीनिंग दीज टिब्यूल्स आर गोइंग टू फंक्शन लाइक लीवर. आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर रहेंगे. और सपोज यहाँ पे अगर इंटेस्टाइन चालू हो रहा है ना, तो इधर वी आर गोइंग टू हैव अप्रोक्सीमेटली, मतलब दीज एनिमल्स आर गोइंग टू हैव अप्रोक्सीमेटली 150 such tubules. These tubules are known as Malpighian tubules. ठीक है, so they are called as the hepatic caecae. और hepatic ceca. Okay, hepatic ceca और hepatic caecae, that is the name given here, right? तो ऐसा ये एक important typical structure. समझ में आ रहा है सबको ये? और ये माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स का काम क्या रहेगा? माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स का काम रहेगा एक्सक्रीशन का. और हिपैटिक सीका का काम क्या रहेगा? इसका काम रहेगा फॉर डाइजेशन. इसके लिए अगर आप देखोगे तो स्टमक के ऊपर है, तो इनमें से कुछ डाइजेस्टिव फ्लूइड स्टमक में जाएगा, ये वाले स्टमक में, और वहां पे होगा डाइजेशन. ठीक है, सो माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? दे विल स्टार्ट एब्सॉर्बिंग ऑल द एक्सक्रीटरी वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द फ्लूइड. क्योंकि इसके आजू बाजू में पूरा फ्लूइड है ना, बिकॉज दिस इज प्रेजेंट इन द कैविटी, तो इसके आजू बाजू में पूरा फ्लूइड है. सो इट इज प्रेजेंट इन द फ्लूइड, फ्लोटिंग इन द फ्लूइड लाइक दिस. सो इट विल स्टार्ट एब्सॉर्बिंग ऑल द एक्सक्रीटरी वेस्ट. ठीक है, समझा सबको? हेलो, एनीबॉडी होम? हाँ. Yes, sir. Tracheoles are not like bronchioles. Tracheoles are almost like
यू नो ब्रोंकियल ऐसा नहीं बोल सकते, बट दे आर द डिवीजन ऑफ द ट्रेकिया, और वो सीधा अटैच हो जाता है ऑर्गन्स को. अल्वियोलाई आर एब्सेंट. एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज डायरेक्ट. डन. आगे बढ़े. ओके. चलो, नर्वस सिस्टम सेम जैसा हम लोगों ने एनिलिडा में पढ़ा था. नर्वस सिस्टम इज गैंग्लियोनेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ नर्व रिंग. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऐसा नर्व रिंग रहेगा. ठीक है. सो दिस पार्ट इज नोन एज, दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर नोन एज द नर्व रिंग. Okay, and then it's going to have the nerve cord, which is double ventral nerve cord. Okay, so it's going to be double ventral nerve cord. And it's always going to be ganglionated. So it is made up of the different ganglia. तो इससे ये पूरा आपका typical nerve ring बनेगा. Same जैसा हम लोगों ने पढ़ा था वैसा ही. Supraesophageal ganglia, subesophageal ganglia, सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव, तो पूरा बन गया सर्कम इसोफेजियल नर्व रिंग. बराबर है. इसके बाद आएगा यहां से एक नर्व कॉर्ड, इधर से एक नर्व कॉर्ड, एंड इट्स गोइंग टू बी गैंग्लियोनेटेड. एवरी सेगमेंट विल हैव वन गैंग्लिया. ओके. सो यहाँ पे ना एक्चुअली सिर्फ फर्क ये रहता है कि ये जो ऊपर वाला जो सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन है ना, इट इज मेड अप ऑफ 3 सेट्स ऑफ गैंग्लियन. यानी इसके अंदर 3 गैंग्लिया, 1, 2 और 3 मिलकर ये बना हुआ है. यहाँ पे भी 3 रहेंगे, 1, 2 और 3. ठीक है. तो ऐसे 3 मिलकर एक पूरा एक सिंगल स्ट्रक्चर बन जाता है कॉल्ड एज द गैंग्लिया. सो दिस इज अ टिपिकल. फिर इधर से भी कुछ नर्व्स आएंगे, यहां से भी नर्व्स आएंगे, इधर से भी नर्व्स आएंगे, इधर से भी नर्व्स आएंगे. So that is how we see a typical ganglionated nervous system. Okay. Why 3 ganglia are present? Where 3 ganglia? अरे ऐसा नहीं है, मैंने 3 निकाला हुआ है, लेकिन अगर आप देखते हो ना तो कॉकरोच का जो बॉडी है ना, सपोज अगर मैं अभी ये बंद कर रहा हूँ चैट बॉक्स 2 मिनट के लिए, सपोज अगर कॉकरोच का बॉडी है ऐसा, ठीक है. सो कॉकरोच के बॉडी को ना थोरेसिक सेगमेंट्स होते हैं. जैसे ये पहला सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है और ये तीसरा सेगमेंट है. तो थोरेसिक सेगमेंट 3 होते हैं, और उसके बाद देन द कॉकरोच का बॉडी विल हैव एब्डोमिनल सेगमेंट. और एब्डोमिनल सेगमेंट कितने रहते हैं? तो टोटल 11 होते हैं, बट 11th इज फ्यूज्ड विद द 10th, तो वो टोटल हो जाते हैं 10. तो जैसे यहाँ पे 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ऐसा. तो उसमें से जब ये नर्व रिंग इधर आता है तो यहाँ पे एक गैंग्लिया रहेगा, रादर ऐसे 2 गैंग्लिया रहेंगे, फिर इधर 2 गैंग्लिया रहेंगे, फिर इधर 2 गैंग्लिया. मतलब थोरेसिक रीजन में 3 गैंग्लिया, एब्डोमिनल रीजन में पहले सेगमेंट में 1 गैंग्लिया, दूसरे सेगमेंट में दूसरा, तीसरे सेगमेंट में तीसरा, चौथे सेगमेंट में चौथा. 5वां और छठा सेगमेंट में जो गैंग्लिया होता है ना, वो बीच में होता है, नीदर इन 5th नॉर इन 6th, तो दोनों के बीच में होता है. और जो आखिरी वाला जो गैंग्लिया होता है ना, दिस इज 5th एंड 6th, एंड द लास्ट वन, ये क्या हो गया, 1 मिनट. हाँ. एंड द लास्ट गैंग्लिया विच वी हैव, that last ganglia is going to be largest and triangular, जो ऐसा 7th वाले रीजन में रहेगा, like this. तो ऐसा ये गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम. बाकी यहाँ पे नर्व कॉर्ड रन होते हैं, गैंग्लिया नहीं रहते हैं. ठीक है. बीच में क्यों होते हैं? मतलब खुशी बीच में होता है. क्यों होता है? मतलब हमारा भी तो स्पाइनल कॉर्ड बीच में ही है ना, है ना, बिकॉज बॉडी इज बायोलेटरली सिमेट्रिकल बेटा. तो यहाँ से ये नर्व्स इधर जाएंगे, ये नर्व्स इधर आएंगे, ये नर्व्स इधर आएंगे, ये नर्व्स इधर आएंगे, ये नर्व्स इधर आएंगे. दिस विल बी लाइक दिस, दिस विल बी लाइक दिस, दिस विल बी लाइक दिस, दिस विल बी लाइक दिस. सर पर आपने कहा था ना कि वो 2 इसके बीच में रहेगा, तो वो क्यों रहेगा? क्या 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 क्या?
आपने अभी कहा ना कि वो हाँ, 5th और 6th वाला ना। हाँ हाँ, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, बॉडी के मेजर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना वो पूरे खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल का इंटेस्टाइन रहता है। दैट इज व्हाई नंबर ऑफ नर्व्स रिक्वायर्ड देयर आर लेस। तो इसके लिए अगर आप देखोगे ना 7 के बाद 8, 9, 10 में तो गैंग्लिया भी नहीं है, दे विल जस्ट हैव द नर्व फाइबर्स। समझ में आया? क्योंकि बॉडी के सारे ऑर्गन्स बाय दैट टाइम विल बी फिनिश्ड। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसी लेवल पे खत्म हो जाता है। ठीक है? yes, sir. तो ये ऐसा एक टिपिकल हमारा कॉकरोच। तो सपोज अगर ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ये वाला इसका हेड रीजन है जो पूरा ऐसा ट्रायंगुलर है, तो आंखें उसकी आपको यहाँ दिखेंगी ऐसी, और इस तरीके से इसके पैर 1 2 3, 1 2 3 ऐसे। तो ये पैर ऐसे बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है? और इधर रहेगा उसका ऐसा टेंटेकल्स। डन? ऐसा हमारा ब्यूटीफुल कॉकरोच। ठीक है? समझा? Sir? हाँ Sir, I had a doubt in the circulatory system. हाँ, ये समझ में आया सब लोगों को? यस सर। एंटीना बोलते हैं उसको। हाँ, वो जो मूछें रहती है ना कॉकरोच की, उसको हम लोग एंटीना बोलते हैं, एंटीना। गुड। चलो हाँ, बोल आदित्य, क्या डाउट है? Sir, so जो वो lacunae रहते हैं ना, the cavities. Sir, the hemocoel is present in the lacunae, or is it somewhere else separately present? नो, लैक्यूने में ही रहता है। इट इज लाइक एक्चुअली कैसा है ना, 3 ही कैविटीज है मेजर। कॉकरोच का बॉडी देखोगे तो सारे एनिमल्स में ऐसे ही होता है। और ये 3 कैविटीज क्या होते हैं ना, दे आर ऑल फिल्ड विद दिस फ्लूइड, जिसको लैक्यूने या फिर हम लोग साइनसेस बोलते हैं, या फिर हीमोसिल बोला जाता है। अब ये Okay. सारे ऑर्गन्स है ना, इट इज एज इफ दे आर बेदिंग इन दिस पर्टिकुलर फ्लूइड, नहा रहे वो फ्लूइड में, ऐसे दिखता है। Okay, sir. हाँ, why antennae is present? Antennae basically acts as a sensory organ for them. तो हमेशा आप कॉकरोच को देखो, एंटीने ऐसे उसके आगे रहते हैं और वो पीछे से चलता है। वो क्यों होता है? इट बेसिकली रिसीव्स द सेंस ऑफ स्मेल यानी ऑल्फैक्शन प्लस वाइब्रेशंस। तो उनको वाइब्रेशन से पता चलता है कि सामने अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, तो वो वेदर इट इज प्रेडेटर और अ प्रे। तो वो हिसाब से वो अपने डिसीजन लेते हैं कि भागने का कि उधर ही रुकने का। समझा? सो दैट इज द वर्क ऑफ द एंटीने। सर त्यांना दिसत नाही का? त्यांना दिसत नाही, त्यांना डोळे असतात, उनको आंखें रहती है, बट दैट आईज, जो आंखें जो रहती है ना इनकी, ऐसी ट्रायंगुलर शेप्ड होती है, लाइक दिस, बड़ी रहती है। और इसमें ना बहुत सारे से हेक्सागोनल छोटे छोटे आईज रहते हैं, अराउंड 1500, उसको बोलते हैं ओमैटिडिया। ओके? और ये ओमैटिडिया है ना, हर एक ओमैटिडिया अपना अपना खुद का एक विजन तैयार करता है, बट दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। तो एक कॉमन विजन नहीं बन पाता, तो पूरा ऐसा मोजाइक इमेज दिखता है, ब्लर इमेज दिखता है कॉकरोच को। तो कॉकरोच को दिखाई नहीं देगा। गेट इन दिस? तो ये इस तरीके से, तो यानी हेड रीजन इसका ऐसा रहेगा। सपोज अगर ये हेड है, सो दिस इज हाउ द आईज विल बी एंड दिस आर द माउथ पार्ट्स। ये ऐसा माउथ पार्ट रहेगा कॉकरोच का, लाइक दिस। तो ये पूरा ऐसा ट्रायंगुलर हेड रीजन। ओके? एक साइड से पूरा ऐसा माउथ पार्ट रहेंगे, और यहाँ पे भी उसको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स रहेंगे माउथ पार्ट के। और ये हेड रीजन रहेगा, ये नेक रहेगा, और यहाँ से इसका बॉडी चालू हो जाएगा। तो ऐसा लगता है ना कि नीचे मुंडी करके चल रहा है कॉकरोच। ओके? यस, Yes, sir. ऑर्गन्स आर एक्चुअली फ्लोटिंग इन दिस। तो सर हम एंटीने डिस्ट्रॉय पहले करेंगे, फिर उसका पता नहीं चलेगा ना कि हम उसे मारने आ रहे हैं। बराबर श्रावणी, करेक्ट। तो पहले उसका एंटीना पकड़ने का, उसको उसकी एंटीना खींच लेने का, उसके बाद बोलने का अभी जा किधर जाना है, एंजॉय। सर श्रावणी भी ना आइटम देती है कुछ भी। वो ऐसा सरदार, एक ऐसा सरदार नहीं है इधर कोई, ऐसे ही बोल रहा हूँ, एक चलो सरदार छोड़ दो, एक ऐसा इंसान रहता है, वो कॉकरोच के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। फिर वो बोलता है कि क्या एक्सपेरिमेंट करता है? पहले कॉकरोच को पकड़ता है, उसके बाद उसके 2 लेग्स काट देता है, उसको बोलता है भाग भाग भाग, तो कॉकरोच भागने लगता है। फिर और 2 लेग्स काट देता है, फिर उसको बोलता है भाग भाग भाग, तो कॉकरोच धीरे 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 भागता है। फिर और 2 लेग काट देता है, फिर बोलता है भाग भाग भाग, तो कॉकरोच भागता ही नहीं है।
व्हाट इज द कंक्लूजन? 6 पैर काटने के बाद कॉकरोच को सुनाई नहीं देता, ऐसा श्रावणी बोल रही है। सर जोकिंग। हाँ ते मागच्या स्लाइड मध्ये ते एका स्लाइड मध्ये ते कॉकरोच ब्रेड खाताना दाखवले ते. हो मग ते अँटिनामुळेच त्यांना समजतं का की हे आपल्याला खायचंय येस वगैरे. येस म्हणजे जर करेक्ट. अँटिने जर काढून टाकले तर मग ते काही खाऊ नाही शकणार का? नाही असं नाही, खातील ना बाबा, पण मग त्यांना समजेल कसं हे ते खायचंय दगड की नाही? खातील आणि मरतील. ठीक है, चलो गुड. Yes, सर sir. हाँ क्या ये है? सब ये सब श्रावणी की वजह से हो रहा है. श्रावणी ने ऐसा जोक मारा करके मैंने ऐसा जोक बोला आज. बट व्हाई आर वी डिस्कसिंग सो मच? व्हाई आर वी डिस्कसिंग सो मच अबाउट कॉकरोचेस? चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया कॉकरोच कॉकरोच. आगे बढ़े. Excuse me, sir. यस कौन है? खुशी सर. हाँ खुशी. खुशी हेलो बोल बेटा. सर, इतने सारे आईसीयू रहते हैं फिर कॉकरोचेस में. अरे नहीं, इट इज कॉल्ड एज, दिस इज नोन एज कंपाउंड आई. This is called as compound eye, which is basically a form of developmental phase of this organism. मतलब evolution के हिसाब से देखोगे ना तो this is how the organism have developed. Okay, तो वो evolution में सारे organism जो इस level पे आते हैं ना, उनको सबको ऐसे compound eyes होते हैं. तो उनका basically काम vision ये है ही नहीं, लेकिन इन्हीं कंपाउंड आई में से हमारा जो आज की आंखें बनी है वो कॉम्प्लेक्स आई बनी, तो उसकी वजह से बनी है. सर हाँ हाऊस फ्लायचे पण आईज असेच असतात ना? हाँ येस येस, हाऊस फ्लाय सारे 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 इंसेक्ट्स का ऐसे आंखें रहती है. सर पण त्यांना अँटिना नसतो ना? हाऊस फ्लाईज ना असतो ना, छोटासा असतो. असतो का? हो हो एकदम छोटा असतो. येस सर. हाँ चलो, सर. कल ओरल्स के साथ फिजिक्स का डाइट है. 11th की स्टार्टिंग ऐसी हो रही, काम तमाम अब बराबर है तो होना ही चाहिए ना. चलो shall we now आगे बढ़े. Yes, sir. Sir, if they are having eyes, sir, then why they cannot see anything? अरे बाबा कौन है ये? मीनल. मैंने तुमको ऑलरेडी ये बोल दिया है मीनल कि these are the ommatidia single eye. लेकिन विजन कब डेवलप होगा? जब ये सारे कंपाउंड आईज एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे. ज्वाइन कौन करेगा? नर्व्स. तो वो नर्व्स ही नहीं डेवलप हुए ना, तो एक इमेज नहीं बना पाते वो. इसके लिए वो पूरा मोजाइक इमेज, पता है क्या होता है? मोजाइक इमेज इज लाइक द वन विच वी सी. कोई टीवी पे न्यूज चैनल पे ऐसे दिखाते हैं ना कभी कभी, दे शो समबडी एंड देन दे डोंट शो हाइड दैट पर्सन्स फेस, या फिर उसको ब्लर कर देते हैं, या फिर उसको ऐसे जिगजैग जिगजैग कर देते हैं. सो दैट्स कॉल्ड एज मोजाइक इमेज. तो वैसा वाला दिखता है. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ sense organs in these particular organism are in the form of an antennae. wow देखो कितना beautiful antennae हिला रहा है. देखो ये कॉकरोच. sir change the insect now to housefly or mosquito. हाँ so after this the eye will evolve. yes, after this the eye, typical eye, compound eye से ही हमारी आंखें बनी है. yes चलो antennae होते हैं, and antennae are considered as the typical sensory organ. So they are going to have compound or the simple eye. देखो यहाँ पे कैसे दिख रहा है ना, मक्खी typical compound eye. Can you see कितने सारे छोटे 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 ओमैटिडिया है ना, और ये सब मिलकर बनता है एक सिंगल आई. दैट्स कॉल्ड एज अ कंपाउंड आई. Then they are going to have the statocyst as a balancing organ. Statocyst मतलब क्या? Stato का मतलब आता है stationary. So that is present either in the caudal region यानी tail region, या फिर legs के ऊपर ये रहता है. So that is called as a statocyst, which helps in maintaining the balance. तो balance maintain करने में काम में आते हैं. Yes, eyes are primitive, Sneha here. You are right. And then they are going to have the taste receptors also. Taste receptors are also present, the one which helps them to identify the type of taste. तो ऐसा taste receptors भी इनमें रहेगा. ठीक है. So this is how we see the typical. हाँ क्या हो? कौन है? निशिता, आपके माइक साले. हाँ पता नहीं किसके साथ बात कर रही. निशिता के बाजू में कोई तो भी बैठा है शायद. Anyway, taste receptors are present here.
So these taste receptors will help in identification of the taste while they are eating the food. Taste मतलब क्या है? ऐसा नहीं बहुत तीखा है आज खाना, अरे बहुत मीठा हो गया, अरे पता नहीं आज नमक ही नहीं है, ऐसा वाला टेस्ट नहीं रहता है. It is just to identify कि जो खाना खा रहे हैं वो फूड है कि और कुछ है. क्योंकि वो पेपर भी खाते हैं, कभी कभी वो डस्ट को भी खा जाएंगे, पार्टिकल्स को भी खा जाएंगे, वो फूड को भी खाते हैं. तो उनको वो पता होना चाहिए कि सच में फूड खा रहे हैं कि और कुछ माउथ में जा रहा है. तो जैसे डस्ट या फिर पार्टिकल्स जाएंगे तो उनको निकाल देंगे. अभी बताया ना खुशी मैंने, ट्रायंगुलर शेप. शिखू ये देखना, ये माउथ है. कैन यू सी दिस? माउथ पार्ट्स पढ़ेंगे हम लोग. Yes, sir. ठीक है. Statocyst is the balancing organ present in the caudal region, tail region. That's called as the statocyst, जो उनके बॉडी को मेंटेन, बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है. फाइन. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ द आर्थ्रोपोडा. सर व्हाट मेक्स कॉकरोच नॉक्टर्नल? ऐसा नहीं बोल सकते व्हाट मेक्स कॉकरोच नॉक्टर्नल, नहीं. दैट इज देयर टेंडेंसी दैट दे आर नॉक्टर्नल. So meaning they are active more during night time rather than daytime because they are extremely fearful animal. बराबर है. थोड़ा सा भी नॉइज इधर उधर कुछ भी होता है तो दे स्टार्ट रनिंग हियर एंड देयर. करेक्ट. ऐसा हम लोगों ने कॉकरोच के बारे में देखा है. सो नेचुरली टू प्रिवेंट प्रेडेशन, यानी ताकि उनको कोई मारे ना, खाए ना, या फिर उनको कोई डैमेज ना हो, दैट इज व्हाई देयर हैबिट बिकम्स नॉक्टर्नल. तो आप देखो कभी घर में अगर कॉकरोच रहता है तो दिन भर नहीं दिखेगा, लेकिन रात को 2 बजे पानी पीने के लिए उठो, किचन का लाइट चालू करो तो इमीडिएटली 2-3 कॉकरोच दिख जाएंगे. अगर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं रहेगा, या फिर अगर हम लोगों ने क्या बोलते हैं उसको, हाउस का क्या करते हैं हम लोग, पेस्ट कंट्रोल. पेस्ट कंट्रोल. करेक्ट. तो पेस्ट कंट्रोल नहीं रहेगा तो फिर वो गड़बड़ होती है. ठीक है. ये श्रद्धा प्लीज चेक. घर में मिलेगा, घर में हर जगह कॉकरोच मिलता है. क्रीजेस में मिलेगा, क्रीव्स में मिलेगा, किचन का ट्रॉलीज रहता है ना, ट्रॉलीज, वो ट्रॉलीज का चैनल रहता है, वो चैनल के बीच में एक छोटा सा गैप रहता है, वहां पे आपको कॉकरोच मिलेगा. ऐसे छोटी छोटी जगह पे आपको कॉकरोच मिलेगा. सर कैन कॉकरोच विथस्टैंड इन सब जीरो? यस, कॉकरोच इज ओमनी प्रेजेंट आदित्य, हर जगह पे मिलेगा आपको, एवरीवेयर. वैरायटीज विल बी डिफरेंट, उनका ये स्पीशीज अलग रहेगा, वैरायटी अलग रहेगा, लेकिन दे विल बी प्रेजेंट. यस, पेस्ट कंट्रोल करते हैं ना, इसके लिए हम लोगों को नहीं मिलता है. आई डिडंट सी देम येट नियर द ट्रॉली. पेस्ट कंट्रोल होता होगा श्रद्धा, इसके लिए नहीं है. एग्स भी होते हैं. यस करेक्ट, उनके एग्स भी होते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द ऑर्गेनिज्म इज डायोसियस. डायोसियस का मतलब क्या आता है? यूनिसेक्सुअल. सो द सेक्सेस आर सेपरेट. सो मेल कॉकरोच इज डिफरेंट, मेल आर्थ्रोपोड इज डिफरेंट फ्रॉम द फीमेल आर्थ्रोपोड. दोनों भी अलग अलग होते हैं, और हर एक का ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी है, लेकिन हर एक का कैरेक्टर टेंडेंसी अलग रहेगा. वो हम लोग आगे चल के क्लासेस जब पढ़ेंगे तो उस टाइम पे ये आएगा. But remember that they are basically dioecious, मतलब unisexual. We do not see any organism which is monoecious or hermaphrodite. ठीक है, तो नहीं रहता है. कॉकरोच में लार्वा रहेगा. लास्ट स्लाइड. कौन सा लास्ट स्लाइड? ये वाला. यस सर. सर डायमॉर्फिझम म्हणजे? डायमॉर्फिज्म मतलब changes in the sexual behavior as per the environment. Yes sir, done sir. चलो, the organism is oviparous. ये देखो, ये कॉकरोच के ही eggs है, so they are known to lay the eggs. तो पूरे ऐसे eggs lay करेंगे, except for the scorpion which gives birth to the young one. So as you can see here, this scorpion is giving birth to the young one. ये वाला जो कॉकरोच है उसने eggs lay किए हैं. अब ये कॉकरोच नहीं है, ये कॉकरोच नहीं है. कॉकरोच ने ऑलरेडी ये बड़ा सा एग दिया, उसमें से ये छोटे 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 एग्स निकलना चालू हुए. दिस इज एग केस. ये कवरिंग है एग्स का, उसमें से ये एग्स बाहर आ रहे. दिस आर ऑल फर्टिलाइज्ड एग, बिकॉज कॉकरोच में फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. ओके, एक्सेप्ट फॉर द स्कॉर्पियन विच गिव्स बर्थ टू द यंग वन. सो द फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू बी इंटरनल एंड द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. ओके,
So direct development will be there. So cockroach में फिर भी मिलता है. In certain cases, indirect metamorphosis can also be seen. तो वो example के हिसाब से बदलते जाएगा. Okay? उनका जो क्लासेस आएगा वो हिसाब से ये थोड़ा सा डेवलपमेंट उनका बदलते जाएगा. दे विल ले एग्स एवरीवेयर ना, जहां पे भी उनको जगह मिलेगी, जैसे क्रीव्स एंड क्रीजेस जहां पे रहते हैं, जहां पे ऐसे गैप्स रहेंगे, जहां पे क्रीजेस रहते हैं, तो देयर दे स्टार्ट लेइंग द एग्स. कॉकरोच. ओवीपैरस का मीनिंग आता है एग लेइंग, और यहाँ पे जो एग्स ले करते, दिस आर ऑल फर्टिलाइज्ड एग, because their fertilization is internal. समझ में आ रहा है? Metamorphosis is development of organism from the embryo into adult one. That's called as metamorphosis. Last slide, Aditya. ये वाला? Yes, sir. Done? Yes, sir. See how beautifully the eggs are being laid. Wow. ये स्कॉर्पियन का young ones, giving birth to the young ones, young scorpions. ठीक है. So ये देखो, ये वाला जो फेज है ना, indirect development, जैसे बटरफ्लाई में होता है ना. So butterfly will lay the eggs, eggs will develop into a larva develops into pupa develops into a adult one. Typical life cycle of the butterfly. सर ऐसा कौन है जो जन्माते ही अपनी माँ को खा लेता है? बाप रे, पता नहीं गौरी, मैं तो नहीं हूं. ये क्या है लेकिन मुझे समझा नहीं. बर्थ के बाद कैट का टेंडेंसी होता है कि अगर बहुत ज्यादा वीक कैट रहेगा तो उसको वो खा जाती है, माँ उसको खा जाती है, इन द सेंस मार देती है. इफ द कैट इज वेरी वीक, द किटन विच इज बॉर्न इज वेरी वीक. तो दैट आई नो. बिच्छू का भी हाँ शायद है टेंडेंसी. बैक स्क्रीन. यस, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को ये अप्लाई होता है रूल. चलो, shall we now? Crab is viviparous now. बाप रे, crabs is viviparous. Okay, देखना पड़ेगा यार, अभी इतना एकदम फट से याद नहीं आ रहा है मुझे. Sir, we have to make line diagram of butterfly. No, don't make any diagram, Meenal. This is just an example. Indirect में you can write the example of butterfly. ठीक है, जिसमें there is eggs develops into larva develops into pupa develops into adult. That's it. इतना ही. Okay, चलो next one. Now they can reproduce even by parthenogenesis. जैसे for example honeybee में दिखता है ये, है ना? So parthenogenesis is what? It is reproduction or the development of the new organism without fertilization. Okay, तो इनमें ना fertilization नहीं होता है. जैसे for example we have a diploid female honeybee which gives eggs by meiosis. Without fertilization, each egg will develop into a haploid male bees. And because these male bees are haploid in nature and they are all male, ये कभी भी female नहीं रहता, they are all male, so they are known as the worker bees. तो ये भी आगे चल के reproduce नहीं कर पाएंगे. So this is what is seen. This is called as parthenogenesis. Parthenogenesis का मतलब आता है giving birth to the young one, developing young one without fertilization. So this is how the process is seen. ये line diagram है, इसको निकाल के रखो, बहुत important है ये.
ठीक है. So they are all called as the worker bees. They are always going to be sterile. So how are female bees born then? हाँ, तो वो अलग रहता है, वो प्रोसेस ही अलग है. उसमें से क्या होता है ना, इसमें से कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये बी ने बर्थ किया, यानी यंग वन को बर्थ दिया, तो ये जो वर्कर बीज होते हैं ना, उसमें से देयर इज वन फ्लूइड विच इज कॉन्स्टेंटली गेटिंग रिलीज्ड फ्रॉम द क्या बोलते हैं उसको, क्वीन बी. वो फ्लूइड का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इफ एनी वन ऑफ दिस वर्कर बी ईट्स दैट पर्टिकुलर फ्लूइड, नो, then that particular bee gets developed into, then it develops into a female one. सर ते जेल असतं का काही? हाँ, करेक्ट, इट्स अ जेल. उसका नाम है स्पेसिफिक, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम. लेकिन वो जेल अगर ये कोई वर्कर भी खाता है ना, तो then that develops into a female one. बड़ा अजब साइकिल है ये. ठीक है, हनी बीज का वेरी क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बोलो या फिर how it develops, कैसे होता है, that is a unique story. पढ़ेंगे हम लोग कभी टाइम मिलेगा तो, I will tell you. Sir, हाँ, sir, can this parthenogenesis be considered as an asexual reproduction then, because Yes. there is only one parent involved? yes, it is a type of asexual reproduction only. Parthenogenesis is also seen in plants, लेकिन plants में उसको बोलते हैं parthenocarpy. जैसे बनाना, ठीक है, बनाना डेवलप्स बाय पार्थेनोकार्पी. Sugarcane? हाँ, Sugarcane? sugarcane, yeah, sugarcane is also I think there. Yes, correct. Population of worker bee is less. No, ऐसा नहीं है. Population in fact worker bee का ज्यादा रहता है. वही तो हनी बी बनाते हैं. वो जो बी हाइव बनाने का काम यही तो करते हैं bees. That's why they are called as worker bees. Done? ठीक है, so it is found in the bugs also and honey bee also. ठीक है, तो ऐसे bugs होते हैं, तो इसमें भी आपको पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस मिलेगा. What is the economic importance of arthropods? So honey bee मिलता है. Yes, correct Minal, royal jelly, perfect. Good, Minal ने कहीं से ढूंढ के निकाला. Royal jelly बोलते हैं उसको. They, if any of the bee eats the royal jelly, then develops into a female or like queen bee. Okay, honey bee, we get honey bee from the honey, we get honey from the bee, honey bees. Along with that, we get the bee wax also. Yes, apiculture is the rearing of the honey bees. It's called as the apiculture. So bee hives develop होते हैं. Bee hives में honey bees will start developing the honey, and along with that, we will get the wax also. ठीक है, so this is a typical bee wax है ये. तो ये हम लोग honey मिलेगा, honey के साथ bee wax मिलेगा. Then edible lobsters are there. Lobsters को हम लोग खाते हैं. सबसे महंगा टाइप का वैरायटी होता है. जैसे बॉम्बे में मिलता है एकदम 6,000-7,000 में भी मिलता है. बड़े बड़े लॉबस्टर्स होते हैं, इंटरेस्टिंग. आई डोंट नो कितने लोगों ने खाया है, मैंने एक बार खाया था. प्रॉन्स होते हैं, सो वी ईट प्रॉन्स आल्सो, सो दीस आर द प्रॉन्स. क्रैब्स आर आल्सो ईटन, इसको भी खाते हैं. क्रैब्स खाए क्या कभी? प्रॉन्स तो खाते हैं कॉमनली, क्रैब खाया है कभी? यस, वेरी गुड निशिता. सर आई एम वेजिटेरियन. इट्स ओके, नॉन वेज के लिए. वाओ, अथर्व ने मामा के घर पे खाया है क्रैब. गुड. Silkworm sericulture, sir. Yes, silkworm is responsible for development of the silk. So that is how this is the cocoon in which the silk is being developed. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? This is known as what? Sericulture. है ना? Correct. So this is the economic importance. Then there are harmful arthropods. जैसे Sir, last slide. हाँ, ये लो. सर हाँ, सिल्कवर्म साठी तुम्ही सेरिकल्चर सांगितलं, तसं हनी बी साठी काय असतं? हनीबी साठी असतं काय असतं सांगा एव्हरीवन? Apiculture. एपिकल्चर. Apiculture. व्हेरी गुड. येस. एपिकल्चर. डन. Done, sir. चलो, there are harmful arthropods also which acts as a vector. जैसे for example centipede. ठीक है, so this will carry the disease pathogens, disease causing agent. Then living fossils, limulus, king crab. अभी है नहीं है लेकिन ठीक है, but it is also known to carry the vectors, acts as a vector, so it carries the
डिसीज कॉजिंग एजेंट, पैथोजेंस को ये कैरी करते हैं। या फिर दिस इज ग्रिगोरियस पेस्ट लाइक लोकुस्टा, ये वाला है ना, दिस इज नोन एज लोकुस्टा, सो दिस आल्सो कैरीज द पैथोजेन, ये भी पैथोजेन को कैरी करता है। या फिर वी हैव मस्किटो, ये तो टिपिकल एग्जांपल है हमारा, द वन व्हिच कैरीज द वेक्टर, द वन व्हिच कैरीज द पैथोजेन कॉल्ड एज, क्या नाम होता है पैथोजेन का, व्हिच इज कैरीड बाय दीस मस्किटोज? Malarial parasite. वेरी गुड, क्या बोलते हैं उसको? ये सपोज फीमेल एनोफिलिस मस्किटो रहेगा तो वो क्या कैरी करेगा? मलेरियल Plasmodium. पैरासाइट, वेरी गुड, प्लाज्मोडियम। और वही अगर क्यूलेक्स या फिर एडिस रहेगा, क्यूलेक्स रहेगा तो वो क्या कैरी करेगा? Dengue virus. और आज ही सुबह हुआ है क्यूलेक्स, Vulgaria larvae. वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, वेरी गुड, सो इट कैरीज अ पैरासाइट नोन एज वुचेरिया, नाइस। तो ऐसा याद रखो सब, भूलना नहीं, सुबह की बात है ये, ठीक है। सो Sir. देयर आर डिफरेंट, हाँ बोलो। लास्ट स्लाइड यही तो है, मस्किटो निकालना है। सर, इसके पहले वाला। अच्छा, Sir. हम्म, Sir, locusts, they actually harm the crops, this agriculture too, because Yes. they feed on all the crops and all. So are Yes. they considered harmful because of that, or do they also carry some they are kind of harmful because vector? of plant disease only, na beta. Okay. So Plant they- diseases. Yes. Okay. Going to affect the plants. Done. Rutuja. Sir, but consuming the royal jelly will be rare cause it's coincidence. नहीं नहीं, इनफैक्ट वर्कर बीज ज्यादा ही होते हैं ना बेटा, तो रॉयल जेली अभी ये बेसिकली कौन करेगा? तो ये फीमेल बीज जनरली इज द क्वीन बी, तो वही तो एग्स ले करते रहती है और बर्थ देती है ना अलग अलग ऑर्गेनिक ये सारे बीज को। सो दैट इज द नंबर ऑफ वर्कर बीज विल ऑलवेज बी मोर। रॉयल जेली रेयरली खाता है कोई, इसके लिए फिर वो नंबर ऑफ फीमेल बीज आर लेस। Sir, but they are sterile, so how will they lay eggs? हाउ दे विल Lay their eggs. वर्कर बीज आर स्टराइल, जो स्टराइल होते हैं उसमें से अगर किसी एक Yeah. बी ने अगर रॉयल जेली खा लिया ना, तो देन इट डेवलप्स इनटू अ फीमेल बी व्हिच इज द वन व्हिच इज गोइंग टू ले द एग्स अगेन, ऐसा है। Okay, sir. बट वो प्रोसेस तू जो बोल रही है वो रेयर है, इसके लिए क्वीन बीज होते हैं ना वो कम होते हैं। Yes, sir. हाँ, चलो फर्दर वेराइटीज ऑफ मस्किटोज आर देयर, टाइप्स ऑफ मस्किटो, जैसे एनोफिलिस मस्किटो होता है, ब्यूटीफुल डायग्राम, वाव। उसके बाद आता है क्यूलेक्स, तो ये क्यूलेक्स है, स्ट्रक्चर अलग है। फिर उसके बाद आता है एडीज मस्किटो, ये देखो कैसा मोटू मोटू, दिस इज एडीज मस्किटो, ठीक है। सो ये कुछ अलग अलग टाइप के मस्किटोज आते हैं, एनोफिलिस रहेगा, क्यूलेक्स रहेगा, एडीज रहेगा, एंड दे आर नोन टू कैरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस। तो अलग अलग वैरायटी, अलग अलग टाइप के पैथोजेंस को ये कैरी करते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी सी द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इसमें कुछ डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, कुछ तकलीफ है, परेशानी है तो पूछ लो। No, सर ओके, कोणता मस्किटो कोणता आजार कॉज करतो ते एकदा सांगता का? काय 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 म्हणजे कोणत्या मस्किटोमुळे हाँ, आता डिसीज जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया, ठीक है। क्यूलेक्स से क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? हेलो, Elephantiasis. हाँ। एडिस से क्या होता है? Dengue. वेरी गुड, और Elephantiasis. यस, ठीक है। येस सर. डन। बायो सर. एक मिनट, हाँ अभी थोड़ा सा यहाँ पे आई एम गोइंग टू ऐड फ्यू न्यू स्लाइड्स। कितना टाइम हुआ रे? ठीक है अभी भी टाइम। चलो लेट अस अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन। Classification of
आर्थ्रोपोडा, ठीक है, classification of arthropoda. So let us try and understand how this entire organisms are classified. तो सबसे पहला जो क्लास आता है, और रादर क्लास भी नहीं, इट इज एक्चुअली सब फाइलम, ठीक है, तो ये सब फाइलम है। तो सबसे पहला सब फाइलम आता है, दैट इज नोन एज चेलियोसिराटा। ओके, ये सबसे पहला सब फाइलम है। फिर दूसरा वाला जो आता है, दैट इज नोन एज ट्रिलोबाइटोमॉर्फा। I think this belongs to extinct species, Trilobitomorpha. And the third one which we have is basically Mandibulata. ओके, तो ऐसे ये सब फाइलम है। हाँ, अच्छा, अभी चेलियोसिराटा के क्लासेस आएंगे। एक मिनट, आई विल जस्ट चेंज द इंक। What is the class of Cheliosirata? इसके क्या क्लासेस आएंगे? तो सबसे पहला आता है, दैट इज नोन एज मेरोस्टोमाटा। मेरोस्टोमाटा। दूसरा जो क्लास आएगा, दैट सेकंड क्लास इज नोन एज दिस इज पिक्नोगोनिड्स। Pycnogonids. It is known as Pycnogonida. Okay, so the phylum here is, एक मिनट, हाँ, class here, not phylum, class here is Pycnogonida. And the third class which we have here is known as Arachnida. Arachnida मतलब क्या? Spiders and scorpions. हाँ? Spiders and scorpions, I guess. हाँ, so arachnids are basically web producers. इसके लिए Arachnida ऐसा बोला गया। तो spiders and scorpions. Spider is the best example of that. ओके, अच्छा, मैंडिबुलाटा के फिर आगे चल के क्लासेस आएंगे। तो इसके कौन से क्लासेस है? तो मैंडिबुलाटा इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब फाइलम, जिसमें सबसे पहला आएगा क्रुस्टेशिया। दिस इज क्रुस्टेशिया, ठीक है, CRUSTACEA, क्रुस्टेशिया। उसके बाद आएगा इंसेक्टा, ठीक है, इंसेक्टा के बाद आएगा चिलोपोडा। चिलोपोडा के बाद आएगा डिप्लोपोडा, ठीक है। सो दिस आर ऑल द टिपिकल यू कैन से क्लासेस ऑफ मैंडिबुलाटा। समझ में आ रहा है आपको ये? Yes, sir. हाँ, तो दिस इज हाउ द टिपिकल क्लासिफिकेशन इज। ओके, सो क्रुस्टेशिया, मैंडिबुलाटा का देखो, क्रुस्टेशिया, इंसेक्टा, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है ना, इंसेक्टा तो हो गया। नेक्स्ट वन इज एक्चुअली पॉरोपोडा, PAUROPODA. This is another class which we have called as Pauropoda, and the next one is SYMPHYLLA, Symphyla. ठीक है, so this is another important class which we have. Okay, so these are all the different varieties and classes. Okay, Crustacea, Insecta, Chilopoda, Diplopoda, Pauropoda and Symphyla. ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 क्लासेस हो गए। वेरी गुड, ठीक है। यस, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। फॉरगेट, हम लोगों को इसके कैरेक्टर्स पढ़ने हैं अभी। You just don't have to remember this, but you have to remember the characteristics of all these classes also. ट्रिलोबाइटोमॉर्फा का नहीं है ज्यादा डिवीजन, क्योंकि ट्रिलोबाइटोमॉर्फा, एज आई सेड, नो, इज
उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो एक्सटिंक्ट है ऑलमोस्ट, इसके लिए बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, बट यस देयर आर सम विच आर फाउंड आल्सो, जो मिलते हैं अपने को। ठीक है, हो गया लिख के ये सब? Yes, sir. Good. So this is how we have the phylum classification. Okay. So as I said, no, Trilobitophora, जो मैंने बताया ना, इसमें से this one is extinct. Trilobita is a typical example of this organism. They are all extinct. इसमें बराबर हेड डिवीजन, एब्डोमेन, थोरैक्स तो इतना डिस्टिंक्ट नहीं था, बट हेड और एब्डोमेन आपको डिस्टिंक्टली मिलेगा। डेवलपमेंट इज इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वाज इनडायरेक्ट। ठीक है, ट्रिलोबाइटोफोरम मॉर्फा ज्यादा नहीं है, इसके लिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। सो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ऑल द ऑर्गेनिजम्स वेर मराइन, सारे के सारे समुद्र में मिलने वाले थे। देयर वेर ऑलमोस्ट 4000 सच स्पीशीज वेर देयर, लेकिन ये पूरा फाइलम ही एक्सटिंक्ट हो गया। सब फाइलम रादर, नॉट फाइलम बट सब फाइलम, ये पूरा का पूरा एक्सटिंक्ट हो गया। ओके, ये बहुत पहले, यानी मेरे ख्याल से ये रहता है ना जुरासिक पीरियड, जब ये डायनासोर्स वगैरह डेवलप हुए ना, उससे पहले ये डेवलप हुआ था ट्रिलोबाइटोमॉर्फा। तो उसमें ऐसे कुछ एनिमल्स थे जो बहुत ह्यूज थे, और कुछ एनिमल ऐसे थे वो एकदम छोटे थे। तो ट्रिलोपाइट्स के अपने को सिर्फ फॉसिल्स मिलते हैं, सो इट इज फाउंड ओनली इन द फॉसिलाइज्ड फॉर्म। करेक्ट? तो बहुत पुराना है, दैट इज व्हाई इट इज कंप्लीटली एक्सटिंक्ट। Yes, you all must have heard about this, right? So this is your Trilobitomarpha. अभी हम लोग को पढ़ना क्या है, तो we need to understand this all these other classes and their few characters. See, generalized characters हमने देखा है, तो हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ differentiating criteria कि what are the characters of Murostomata या फिर Pycnogonida, ठीक है, या फिर अरिकनेट्स का क्या कैरेक्टर्स होते हैं, या फिर क्रिस्टेशिया का क्या है, इंसेक्टिया का क्या है, चिलोपोडा का क्या है, डिप्लोपोडा का क्या है, पॉरोपोडा का क्या है, सिम्फाइला का क्या है। So what are the few important characteristics and their examples? So that is what we need to learn here in this particular classification. ठीक है, but I guess we will stop here क्योंकि just 5 ही मिनट बचा है, बाकी का हम लोग next time पढ़ते हैं। Is it okay? Okay, sir. Yes, sir. कितना खुश हो गए ऋतुजा, तो एकदम हैप्पी। ओके सर, बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. बाय Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय 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 Bye, sir. बाय। Good night, sir. यस, गुड नाइट।